हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर पेपर। और देखो, इस पेपर का आज हम यहाँ पर जो है हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, क्वेश्चन 1 है, The transition from pre-Harappa to mature Harappa is best witnessed at the site of। पूर्व हड़प्पा से विकसित हड़प्पा में रूपांतरण के लिए निम्न स्थल में सर्वोत्तम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? आमरी से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, जिसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ये जो सभ्यता थी ना, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और ये एक त्रिभुजाकार एरिया में फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? तो वो दी थी चार्ल्स मैशन ने। और अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, तो वो किया था जेम्स कनिंघम ने। और अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो है ये किसने किया था, तो वो किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The crop which does not seem to have been known to the people of the हड़प्पा culture is। हड़प्पा संस्कृति में लोगों को किस फसल के संबंध में जानकारी नहीं थी? देखिए, अगर हम बात करें चावल की, तो आपको पता होगा कि ये जो चावल है, चावल के साक्ष्य जो हैं वो रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और जौ की अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन में जो प्रमुख चीज़ थी ना, वो थी जौ। और कपास की बात करें तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना, ये कॉटन वगैरह के कपड़ों का इस्तेमाल भी करते थे। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रागी। तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे ना, इनको रागी के बारे में जानकारी नहीं थी, बाकी इनको चावल, जौ, कपास, इन सभी के बारे में जानकारी थी। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलका पीएम इज। तोलका पीएम है, तो तोलका पीएम क्या है? एक व्याकरण पर सबसे पुराना मानक ग्रंथ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि तोलका पीएम की रचना जो थी ये किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि तोलका पीएम की रचना जो है ये तोलका पियर ने की थी। ठीक है, और तोलका पियर जो था ना, उसने द्वितीय संगम की अध्यक्षता भी की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी वॉज द कैपिटल ऑफ। उज्जैनी किसकी राजधानी थी? तो उज्जैनी जो थी ये किसकी राजधानी थी? अवंती की। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर। और ऑप्शन डी की बात करें मल्ल की, तो मल्ल की राजधानी जो थी वो थी कुशावती। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि टोटल महाजनपद जो थे वो थे 16 महाजनपद जो थे वो कुल थे। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू महावीरा इन ऑर्डर टू रियलाइज ट्रूथ वन शुड। महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए, तो महावीर के अनुसार सत्य की अनुभूति करने के लिए सब प्रकार के कष्ट सहना पड़ता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो यही थे, महावीर स्वामी। और इनके बारे में पूछते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था ना, वो था सिंह। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी की, देखो, महावीर स्वामी जो थे इन्हें 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो था ना वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे पूछते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस नदी के तट पर हुई थी, किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी जो हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति जंभिक के समीप हुई थी, रिज्जुपालिका नदी के तट पर हुई थी, और साल वृक्ष के नीचे जो था इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और देखो, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ना महावीर स्वामी को, तो उसके बाद जो था ये इन्हें बड़े सारे नामों से जाना जाने लगा। मतलब जैसे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो इन्हें लोग जिन नाम से भी पुकारते थे। और जिन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। इसके बाद इन्हें अहर्त के नाम से भी लोग बहुत सारे जानने लगे। और अहर्त का मतलब क्या होता है? अहर्त का मतलब होता है पूज्य। इसके अलावा इन्हें लोग निग्रंथ के नाम से भी जानते थे। अब निग्रंथ का अर्थ क्या होता है? तो निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द वर्क ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य का चित्रण प्रमुखतः निम्न के कार्यों में किया गया है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका जो है इनका वर्णन जो है विशाखा दत्त कृत एक बुक है मुद्रा राक्षस, वहाँ पर जो है इनका वर्णन देखने को मिलता है इनके कार्यों का। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा देखो अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, पूछते हैं कि ये किस धर्म को मानता था, तो ये जैन धर्म को मानता था। इनके प्रधानमंत्री का नाम अगर आपसे पूछ लें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था चाणक्य। और चाणक्य जो था उसने एक बुक लिखी थी जो कि काफ़ी फेमस है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। और इसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि अर्थशास्त्र नामक बुक जो थी वो किसने लिखी थी, तो वो इसी ने लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो थे विशाखा दत्त, ठीक है। तो विशाखा दत्त जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ना अपनी बुक में एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो है कि वृषल। वृषल शब्द का इस्तेमाल जो है विशाखा दत्त ने अपनी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है। और अच्छा वैसे पूछ लें कि वृषल का अर्थ क्या होता है, तो वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखो सातवाहना राजवंश का संस्थापक जो था ना वो था सिमुक, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सिमुक की अगर हम बात करें ना, तो सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। और कब जैसे की थी, तो 60 ईसा पूर्व में जो था सिमुक ने कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके जो था सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। और देखो फिर इसने सिमुक ने जो था अपनी राजधानी बनाया था प्रतिष्ठान को, ठीक है। देखो सातवाहन राजवंश में ना 2 साहित्यकार होते हैं, काफ़ी फेमस हैं। एक का नाम है हाल और दूसरे का नाम है गुणाढ्य। इनके इनके बारे में पूछते हैं कि हाल ने कौन सी बुक लिखी है और गुणाढ्य ने कौन सी बुक लिखी है। तो हाल ने लिखी है गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने लिखी है बृहत संहिता। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज नॉट अ सीट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द गुप्ता एज। गुप्त काल में निम्न में से कौन सा नगर एक अध्ययन पीठ नहीं रहा है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस क्वेश्चन का इन्होंने ऑप्शनल आंसर की में जो राइट आंसर दे करके रखा हुआ है वो रखा हुआ है ऑप्शन डी। वैसे देखो अगर मैं इस की बात करूँ नालंदा की, तो देखो नालंदा एक यूनिवर्सिटी जो थी उसका संस्थापक जो था वो था कुमार गुप्ता। और कुमार गुप्ता आपको पता ही होगा कि गुप्त वंश का एक शासक था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो वो था कुमार गुप्त। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। वैसे देखो यहाँ से अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो गुप्त वंश के बारे में पूछ लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन था, तो वो था श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त जो था इसने 240 ईस्वी में जो था गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो बाकी इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जितना मुझे पता था वो तो मैंने आपको बता दिया, बट इस क्वेश्चन को लेकर के मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ ही हूँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगी, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके बारे में पता है तब आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पावर हैड क्लोज कल्चरल रिलेशंस विद तिब्बत। तिब्बत के साथ किस शक्ति का घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। तो देखो तिब्बत के साथ जो था पाल वंश का एक घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए पाल वंश की अगर हम बात करें ना, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। और गोपाल जो था इसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी जो था वो था बनाया था मुंगेर को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से पूछते हैं कि पाल वंश के शासक जो थे, ज़्यादातर शासक जो थे वो किस धर्म को मानते थे, तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे ज़्यादातर शासक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो पाल वंश का ये जो संस्थापक था ना गोपाल, इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। और एक और शासक आता है पाल वंश में ही जिसका नाम है धर्मपाल, उसने जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय स्थापित किया था। देखो दिल्ली का ये जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, इसने कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लें कि इस कृषि विकास मंत्रालय का नाम क्या था, तो इसका नाम था अमीर ए कोही, ठीक है। अमीर ए कोही जो था इस कृषि विकास मंत्रालय का नाम था। इसके अलावा अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान था ये मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को जो है स्वपनशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है।
और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी भी लेकर के चला गया था, तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुसरो खान अ हिंदू कन्वर्टर बिलोंग्ड टू विच कास्ट। खुसरो खान एक परिवर्तित हिंदू किस वर्ण से था, तो किस वर्ण से था ये, किस कास्ट से था, ये था शूद्रा से। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबिलिटी ऑफ द सल्तनत वॉज लार्जली कंपोज्ड ऑफ। सल्तनत की कुलीनता व्यापक तौर पर बनी थी, तो ये बनी थी यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखिए सल्तनत काल की अगर हम बात करें ना, तो सल्तनत काल में टोटल जो थे वो 5 वंश हुए थे, ठीक है, टोटल 5 वंश हुए थे। तो ये 5 वंश कौन कौन थे, ये थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। इनके अगर ये भी पता होना चाहिए कि इनके संस्थापक कौन कौन थे। तो गुलाम वंश की पूछ लें तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश के बारे में पूछ लें तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन। और तुगलक वंश के बारे में अगर पूछ लें तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश के बारे में पूछ लें तो सैयद वंश का संस्थापक था ख्रीज खान। इसके अलावा लोदी वंश के बारे में पूछ लें तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।